प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को शुभ स्नेह आशीष। कक्षा 9 के प्रवेश हो चुके हैं और जैसा कि आपको जानकारी है कि आजकल की जो परिस्थितियां उत्पन्न हैं उसमें आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही शिक्षण कार्य होने हैं। ऐसी परिस्थिति में आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत पहले चैप्टर संख्या पद्धति की चर्चा करेंगे। क्लास 9th के सभी विद्यार्थी जो गणित पढ़ रहे हों वे प्रयास करें कि जो भी चीज़ें इस ई क्लास के माध्यम से बताई जा रही हैं उन्हें आप ठीक से अध्ययन करें और इसका नोट्स भी तैयार करें। गणित विषय में नंबर सिस्टम्स पहले चैप्टर्स का नाम है और उसी का हम अध्ययन आज करेंगे। संख्या पद्धति जिसे आप कहते हैं, वास्तव में इसके पूर्व की कक्षाओं में आपने संख्याओं के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, जानते होंगे, लेकिन यहाँ जिन चीज़ों की चर्चा हम इस आपके क्लास में करने जा रहे हैं वह संख्या पद्धति में संख्याओं की उत्पत्ति की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद जैसे जिस चीज़ की चर्चा होनी है उसमें संख्याओं की उत्पत्ति, दूसरा धन पूर्ण संख्याएं आबलिक प्राकृतिक संख्या जिसे आप नेचुरल नंबर कहते हैं, और धन पूर्णांकों का योग अर्थात एडिशन, और चौथा टॉपिक्स इसके योग के प्रगुण, योग के प्रगुण या कह लीजिए कि ये जिन नियमों का पालन करते हैं योग में, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं संख्या पद्धति की उत्पत्ति की बात करूं। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कभी कभी आप हिंदी के सब्जेक्ट्स में एक ऐसे भी लिखने को पूछा जाता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस पर जब आप लेख लिखते हैं तो इसके शाब्दिक अर्थों को भी आप समझ रहे होंगे कि व्यक्तियों को जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे खोज बढ़ती गई। उन चीज़ों की खोज वैज्ञानिकों ने, लोगों ने, समाज के उत्कृष्ट व्यक्तियों ने उसकी खोज की। जैसे एक सामान्य परिस्थिति में एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज आप जिस परिवेश में जीते हैं उस परिवेश से बहुत लगभग 100 वर्ष पहले के किसी व्यक्ति की से यदि आपकी बात हो, 100 वर्ष पहले वाले व्यक्ति से आप चर्चा करें कि आप पानी कैसे पीते थे, तो कहेगा हम लोग कुएं से पानी पीते थे या तालाब से पानी लाके उसको छानते थे और पीते थे। उसके पूर्व जाएंगे तो लोग कहेंगे नदियों से पानी लाया करते थे। जैसी जैसी आवश्यकताएं बढ़ी हैं, नदियाँ, कुएं,
का पानी धीरे धीरे लोगों ने उसका उपयोग बंद किया। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि इससे हमारा काम नहीं चल सकता है, चाहे इससे जो पानी पीते हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। तो क्या हुआ, लोगों ने नल, वैज्ञानिकों ने नल की उत्पत्ति की, नल की खोज की, और एक ऐसी मशीन आई जिसको गाड़ देने के बाद, नल चलाने के बाद लोग पानी उसका लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। लेकिन यह 100 वर्ष पहले नहीं था, आवश्यकता बाद में महसूस हुई। नल से पानी चलाते चलाते लोगों ने पानी पीना स्टार्ट किया। आप ग्राम स्तर पर देखे होंगे, लोगों ने जब ये पानी पी रहे थे तो सरकारी एक व्यवस्था ही, लोगों को लगा कि जो पानी मिल रहा है शायद शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार ने लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए इंडिया मार्का हैंडपंप लाए, और इंडिया मार्का हैंडपंप से पानी गांव में आप देखते हैं लोग पीते रहते हैं। इससे भी समस्या लोगों की निजात नहीं हुई। लोगों को नल चलाने में बहुत लोगों को परेशानी होती थी, पानी ढोने में परेशानी होती थी। तो उसके बाद से हमारे वैज्ञानिकों ने मोटर का इस्तेमाल किया। मोटर उस नल से जोड़ दिया जाता है, टैंक में पानी पहुंच जाता है। टैंक में पानी पहुंचने के बाद आप देखिए, कहीं आप शावर का इस्तेमाल कर लेते हैं, टोटी खोल के पानी ले लेते हैं। तो ये हमारी आवश्यकताएं हैं, और आज की स्थितियां जो चल रही हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं बहुत सारे आविष्कार होते चले जा रहे हैं। यदि हमारी आवश्यकता होती बनेगी तो वैसे आविष्कार वैज्ञानिक हमारे करते चले जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से संख्याओं की भी बात है। जब हमारे पूर्वज थे, एक तरह से जब संख्याओं को जोड़ना लोगों ने स्टार्ट किया बहुत वर्षों पहले, तो गिनती का कार्य करते थे, गणना करते। तो कैसे करते? पत्थर से करते थे, सिप्पी से करते थे। सिप्पी आप शायद न समझ पा रहे हो, नदियों के किनारे बालू में जो रहती है सिप्पी, एक तरह से पाया जाता है, उससे गिनने का कार्य करते थे, पत्थरों को गिनते थे। कुछ के बाद कुछ लोगों ने गांठ बांध के गिनना स्टार्ट किया, निशान बनाना स्टार्ट किया, चिन्ह बना। लेकिन बाद में इनकी गणनाओं के लिए अंकों की उत्पत्ति हुई, और अंकों को जो दिया गया, अंकों की जो सबसे पहले व्यवस्थाएं हुई वो गिनने के लिए हुई, जिन्हें प्राकृतिक संख्याओं के रूप में आप जानते हैं। अर्थात वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने का, जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और उसी को हम धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्ण या धन पूर्णांक जो भी कह लीजिए, तो धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो पहले यदि मैं चर्चा करूं नेचुरल नंबर की, प्राकृतिक संख्याएं जिसे आप कह रहे हैं या धन पूर्णांक संख्याएं कह रहे हैं, तो जो नेचुरल नंबर्स है, वास्तव में ये नंबर्स जब आए तो दाशमिक पद्धति भारत की उत्पत्ति मानी जाती है। दाशमिक अर्थात 10 अंकों से, दाशमिक का सेंस 10 अंकों से जो पद्धति तैयार की गई। वो 10 अंक कौन कौन थे? 1 से लेके 9 तक और एक 0। 1 से लेके 9 तक और 0, इन्हीं के उपयोग करके सभी संख्याओं की उत्पत्ति कर दी गई। ये दाशमिक पद्धति कहते हैं। और इसमें जैसे कि आप जानते हैं, 0 भी भारत के आर्यभट्ट की देन है। 0 की खोज भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। और देखिए इन 9 संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तथा 0, इनको मिलाकर जितनी भी आज तक संख्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन सभी संख्याओं को हम लिख सकते हैं। और अंत में विश्व के सभी लोगों ने इस दाशमिक पद्धति को ही स्वीकार किया, और आज पूरे विश्व में यह दाशमिक पद्धति ही अंकों की गणनाओं के लिए प्रचलित है। और एक चीज आप बातें क्लियर कर लें कि दाशमिक का सेंस 1 से लेकर 9 तक और 0 अर्थात 10 संख्याओं को मिलकर जो संख्याएं बनी, इन्हें हम दाशमिक पद्धति के नाम से जानते हैं। और उसी दाशमिक पद्धति की सब संख्याएं बनी। और जो प्राकृतिक संख्याएं गिनने के लिए आ रही थी, उन संख्याओं का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे चलता रहा। इन संख्याओं में अनुक्रम रहा। अनुक्रम अर्थात लगातार संख्याओं का क्रम बढ़ता गया, और उस अनुक्रम के आधार पर जो प्राकृतिक संख्याएं आगे चलती रहीं, उन संख्याओं को सक्सेसर, क्रमानुयायी या परपद के नाम से जाना गया। अर्थात ये जो 2 संख्या है वह 1 की परपद है, अगला पद है। यह जो 2 है 1 की
अनुक्रमित क्रम में स्टार्टिंग करने पर अनुक्रम जो चलता है उसके बाद का पद है। अर्थात किसी भी संख्या में, प्राकृतिक संख्याओं में एक जोड़ देने पर अगली जो प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है उसे उस पहली वाली संख्या का क्रमानुयायी कहते हैं, या अनुक्रम, जिसे आप एक तरह सक्सेसर कहते हैं, अनुक्रम में आने वाला अगला पद कहते हैं। तो ऐसे जैसे मान लीजिए हम बात करना चाहते हैं सक्सेसर या क्रमानुयायी, क्रमानुयायी इसे कहते हैं उत्तरवर्ती, और इसे ही कहते हैं सक्सेसर। सक्सेसर, तो जो ये सक्सेसर है, क्रमानुयायी है, वह क्या है और उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? किसी भी संख्या की क्रमानुयायी उस संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होती है। अर्थात एक में एक जोड़े तो दो प्राप्त हो गई, दो में एक जोड़े तो तीन प्राप्त हो गई, तीन में एक जोड़े तो चार प्राप्त हो गई। अर्थात दो एक की क्रमानुयायी है, तीन दो की क्रमानुयायी है, चार तीन की क्रमानुयायी है। और इसे लिखते हैं सक्सेसर को, जैसे मैंने लिखा 3+, अर्थात तीन की क्रमानुयायी, इसका मतलब होगा 3+1 दिस इक्वल टू 4। अतः हम कह सकते हैं कि तीन का क्रमानुयायी या उत्तरवर्ती, जो भी कह लीजिए, या सक्सेसर कह लीजिए, क्या है? 4 है। अतः किसी भी संख्या का क्रमानुयायी यदि आपको लिखना है, प्राप्त करना है, तो उसमें एक हम जोड़ देते हैं। और यदि एक जोड़ते हैं तो जैसे मान लीजिए यदि एक धन पूर्णांक संख्या है या प्राकृतिक संख्या है या नेचुरल नंबर्स है, तो उसका अगला जो क्रमानुयायी प्राप्त होगा वह एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका क्रमानुयायी A+ होगा, जिसका मान A+1 होता है। साथ ही साथ ये जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही हैं, इन सभी संख्याओं को संकेत के रूप में जो डिनोट करने का तरीका, जैसे नेचुरल नंबर हम कह रहे हैं, उसे n से डिनोट करते हैं। अर्थात इसके समुच्चय को, इन संख्याओं के एकत्रीकरण को नेचुरल नंबर अर्थात n से डिनोट किया जाता है। अर्थात n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अप टू 100 ऐसे चलता रहेगा। इन प्राकृतिक संख्याओं में जो क्रमानुयायी का गुण दिया गया, उसमें यह कहा गया कि प्राकृतिक संख्याओं में एक अर्थात 1 सबसे छोटी संख्या है, और यही एक ऐसी संख्या है जो किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी नहीं है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो एक है वह किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी नहीं है। साथ ही साथ एक प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। तो एक का जो गुण हुआ, दो बात हुई, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर 1। साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूं कि जो एक है किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी नहीं है। अर्थात जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह किसी न किसी की क्रमानुयायी हैं, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो किसी प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी नहीं है। सभी
प्राकृतिक संख्याओं में केवल एक ऐसी संख्या है जो किसी भी प्राकृतिक संख्या की क्रमानुयायी नहीं है, अर्थात सक्सेसर नहीं है। ये दो चीजें मैंने कहा। इसके बाद भी बातें होंगी, ऐसा नहीं है कि यही दो चीजें, मैंने दो चीज एक के लिए इंडिकेट किया। इन्हीं संख्याओं को जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहे हैं, ये डॉट 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 जो संख्या हम दे रहे हैं, इसका मतलब आप समझिए कि इसके आगे आने वाली संख्या है। 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13, 14, 15, 16 ऐसे चलेगा, सैकड़ा चलेगा, लाख चलेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा, करोड़ चलेगा, अरब चलेगा, नील चलेगा, पद्म चलेगा, शंख चलेगा, बहुत सारी चीजें चलेंगी। तो ये संख्याएं डॉट 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 का मतलब इसका अंतिम संख्या हमने कोई नहीं लिखा। तो आखिर अंतिम संख्या क्यों नहीं लिखा, ये मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको। क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो नेचुरल नंबर हैं, उनके हम जब गुणों की चर्चा करेंगे तो उसमें आने वाली जो संख्या है प्राकृतिक प्राप्त होती है कब? एक जोड़ने के बाद। किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने के बाद अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, और वह जो अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है उसे ही क्रमानुयायी, उत्तरवर्ती या सक्सेसर कहते हैं, या परपद भी कहते हैं। तो यह जो आपका गुण है प्राकृतिक संख्याओं का, उन प्राकृतिक संख्याओं में ये गुण तो निहित है कि किसी भी संख्या में एक आपने जोड़ दिया तो अगली संख्या प्राप्त हुई। जैसे आप चलते रहिए, 1 लाख हो गया, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4, 1 लाख 1,001, 1 लाख 9,999, 1 लाख, ऐसे उत्तरोत्तर चलते रहेंगे। सब कुछ करिए। जो मैंने प्रगुण कहा कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने के बाद प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। इस प्रगुण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रगुण। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का जो गुण है उसमें ये भी है कि इफ ए इज एलिमेंट ऑफ एन, ये चिन्ह है अवयव होने का, आप पूर्व की कक्षा में पढ़ेंगे। ए इज एलिमेंट ऑफ एन, तो ए प्लस इज एलिमेंट ऑफ एन, अर्थात यदि a इज एलिमेंट ऑफ n, अर्थात a एक प्राकृतिक संख्या है, तो a प्लस अर्थात इसका क्रमानुयायी, इसका उत्तरवर्ती या इसका सक्सेसर या इसका परपद a प्लस होता है, जिसका मान a+1 होता है, वह भी प्राकृतिक होगा। तो जब आप कोई संख्या अंतिम कहेंगे, जैसे आप अंकों की गणनाओं में संख और महासंख तक पढ़ते हैं, तो आप बताइए महासंख यदि एक प्राकृतिक संख्या है तो जो प्रगुण है, जो नियम है, जो गुण है, उसमें एक जोड़ेंगे तो अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, अर्थात महासंख धन 1 अगली प्राकृतिक संख्या होती है। फिर एक जोड़ेंगे महासंख धन 2 अगली प्राकृतिक संख्या होती है, महासंख 3, महासंख 4, ऐसे चलेगा। महासंख 9,999, महासंख 3,04,395, महासंख 1 अरब कुछ हो जाएगा। ये उत्तरोत्तर चलेगा। एक समय ऐसा है जिसमें महासंख आ जाएगा, 3 महासंख आ जाएगा, 4 महासंख आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। इसलिए आप ये कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं की अंतिम जो संख्या है, जो डॉट डॉट चल रहा है, वह संख्या अज्ञात है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। तो ये तीसरा जो स्टेप है, प्राकृतिक संख्याओं की अंतिम संख्या अज्ञात है। प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी, अंतिम का सेंस है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या अज्ञात है।
अर्थात हमें प्राकृतिक संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या का ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से ये प्राकृतिक संख्याएं, इनमें कुछ चीजें, जब इन धन पूर्णांक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं की चर्चा हम करते हैं तो उसमें एक बात और होती है कि कब संख्याएं किस रूप में कार्य करती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के रूप में यदि हम बात करना प्रारंभ करें तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि a एक प्राकृतिक संख्या है, b एक प्राकृतिक संख्या है, c एक प्राकृतिक संख्या है, d भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो इनमें कुछ चीजें आप जान सकते हैं। कैसे, उसे देखिए। a b c d इज एलिमेंट ऑफ n, अर्थात ये चार की चार संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या है। और ऐसे परिवेश में यदि हम कहें, यदि a बराबर b तथा a बराबर c, अर्थात a बराबर है b के, साथ ही साथ a बराबर है c के, तो इस कंडीशन में तो b बराबर c। देखिए, इस एक तरह से इसके पक्षों को भी आप समझ सकते हैं। जो आप कहते हैं कि इसका एक बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो इससे दो बातें सामने आ गई। इन दो दिए जाने वाले समीकरणों पर गौर करिए, दोनों के बायां पक्ष a हैं, अर्थात दोनों के बायां पक्ष बराबर हैं, इसलिए इसके दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे, अर्थात b बराबर c जो हम कहते हैं यहीं से प्राप्त होता है। अर्थात ये जो चीजें हैं a बराबर b तथा a बराबर c, तो प्राकृतिक संख्याओं के होने की स्थिति में b बराबर भी क्या होगा, c के बराबर होगा। दूसरा थोड़ा देखें, इसी को मैं दूसरे वे में लिख सकता हूं, यदि a बराबर b तथा b बराबर c, तो अर्थात a के बराबर b है और b के बराबर c है, तो कंफर्म हो गया इससे, तो b बराबर भी क्या होता है, c होता है। यह भी एक कंडीशन है प्राकृतिक संख्याओं का। a जिस पद के बराबर है वह पद दूसरे पद के बराबर है, तो पहला पद इस तीसरे पद तीसरे पद c के बराबर होगा। अर्थात एक बराबर, सॉरी, ये जो a बराबर b है तो a बराबर c, a बराबर c के बराबर होगा। a बराबर b, b बराबर c, एक तरह से आप पहले भी जानते होंगे कि b के स्थान पर हम c लिख सकते हैं, तो b के जब यहाँ c लिखेंगे तो a बराबर c हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसका तीसरा स्टेप योग के रूप में जो आप जानते हैं, यदि मैंने कह दिया a बराबर b फर्स्ट, c बराबर d सेकेंड, तो योग की प्रक्रियाओं के रूप में इन दोनों में पदों का यदि योग किया जाए, तो यदि ऐसा है, यदि ये दोनों काम करते हैं, तो a धन c बराबर b धन d, अर्थात a b के बराबर है, c d के बराबर है, तो a और c को जोड़ें तो जो पद प्राप्त होगा b और d दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात ये प्राकृतिक संख्याओं के रूप में है। तो ये दूसरा हो गया धन प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा। अब ये योग का मतलब आप समझ रहे हैं, एडिशन जिसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के जो योग है वह कैसे करते हैं। एक तरह से आप पूर्व की कक्षाओं में संख्या पद्धति पर भी योग आपने पढ़ा होगा। छोटे जब रहे होंगे तो दो दिए जाने वाले पदों को जोड़ने के लिए आपने शीशे की गोली या अन्य चीजें या पेन या उंगली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज करिए 3 में 4 जोड़ देना है, उसके साथ ऐड करना है। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग में प्राकृतिक आबलिक धन पूर्णांक योग करना है। इस तीसरे की बात कर रहा हूं। तो जो योग आप करेंगे तो 3 + 4 हमें करना है। तो योग तो आप पहले से पढ़े हैं, 1 2 3 अंगुली यहां कर लिया
और 1 2 3 4 ये कर लिया। अब इसको योग करिए, मतलब जोड़ दिया, एक साथ अटैच कर दिया। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, अर्थात 3 धन 4 का योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। दोनों को सम्मिलित कर देना और काउंटिंग कर देना। योग का सेंस है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक कक्षा 9th B1 में 40 बच्चे, 9th B2 में 25 बच्चे, तो आपको योग करना है, अर्थात इन 40 बच्चों को और उन 25 बच्चों को एक साथ जोड़ दीजिए और गणना कर दीजिए, गिनती कर दीजिए। जितनी संख्याएं प्राप्त होंगी वह संख्याओं योग के रूप में होती है, अर्थात 3 धन 4 बराबर 7 के रूप में प्राप्त होती है। ऐसे हम योग की प्रक्रियाएं करते हैं। और इस योग की प्रक्रिया में जैसे आपने जोड़ दिया 10 धन 27, अर्थात 10 फूल ले लिया, फिर 27 फूल ले लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 37 फूल हो जाएगा। इस तरह से हम प्राकृतिक संख्याओं की योग की संक्रिया करते हैं। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। अगले दिन हम योग के प्रगुण के बारे में, अर्थात संबरक प्रगुण, संबरक नियम होता है, आपका क्रम विनिमय नियम होता है और आपके साहचर्य नियम, तीनों की चर्चा करेंगे और जोड़ने की बात करेंगे। बस आज के क्लास में इतना ही। आप प्रयास करें, इन चीज़ों को पढ़ें, ध्यान से देखें, नोट्स तैयार करें। धन्यवाद।